to my YouTube channel. I'm Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में या फिर इंटरनल एग्ज़ाम्स में जो हमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनमें टू द पॉइंट आंसर लिखना होता है या फिर हम अपने अकॉर्डिंग उसको लिख सकते हैं। इसी पे हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। हालांकि इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी 1 से 2 वीडियोस, आई थिंक 2 वीडियोस अपलोड करके रखे हैं, बट आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए मैं एक और वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। हालांकि अगर आपको इसके बाद भी समझ में नहीं आता है तब भी आप लोग बता सकते हो, क्योंकि मैं वीडियोस आप लोगों के लिए ही बनाती हूँ और अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, जो आपका एग्ज़ाम होता है, जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, चाहे मैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की ही बात करूँगी क्योंकि इंटरनल एग्ज़ाम एज सच इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि इंपॉर्टेंट वो भी है बट आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगा आपका, पहले तो आप ये समझ लो कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो एग्ज़ाम होता है वो 2 एग्ज़ाम होते हैं टोटल। एक होता है आपका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का, दूसरा होता है आपका सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। तो जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का आपका एग्ज़ाम होगा उसमें भी आपको 2 कॉपियाँ मिलेंगी एग्ज़ाम में लिखने के लिए। एक होगी आपकी जिसमें आपको 37 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होगा और एक में 38 मार्क्स का। दोनों कॉपी की लेंथ जो है सेम रहेगी, दोनों कॉपी के नंबर ऑफ पेजेस सेम रहेंगे, बट आपको एक में एनाटॉमी अटेम्प्ट करना होगा और एक में फिजियोलॉजी। तो जैसे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम दोगे तो उसमें मान लो कोई क्वेश्चन है जो कि 10 नंबर का है और आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें कितना लिखना है अकॉर्डिंग टू नंबर, ये भी मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। अब अगर जो लोग नए हैं जिनको नहीं पता है तो आप लोग प्रीवियस वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपको मिनिमम 7 पेज लिखने हैं, 7 या फिर 6 पेज आप लिख सकते हो अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो, और मैक्सिमम आप 8 से 9 पेज लिख सकते हो, उससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि आपको आधे घंटे में ही पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, चाहे वो एनाटॉमी को हो, सॉरी आधे घंटे बोल दिया मैंने, 1.5 घंटे में आपको 37 मार्क्स का कंप्लीट करना है एनाटॉमी या फिजियोलॉजी, फिर अगले 1.5 घंटे में आपको 38 मार्क्स का वो एनाटॉमी या फिजियोलॉजी जो भी रहेगा आपका वो अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने जैसे आपको बताया, अगर कोई क्वेश्चन 10 नंबर का है और आपको वो नहीं आ रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसमें आपसे ब्रेन के बारे में पूछा गया था, डिफाइन ब्रेन एंड इट्स स्ट्रक्चर इन डिटेल। ठीक है, बस इतना क्वेश्चन आया है और आपको सिर्फ मान लो उसमें केवल ब्रेन के बारे में ही आ रहा है, बस ब्रेन की डेफिनेशन और ब्रेन के कंपोनेंट्स, उसके अलावा आपको कुछ नहीं आ रहा। आगे जो भी आप लिख सकते हो वो आपको नहीं आ रहा है, मतलब आपको इतना आ रहा है कि आप उसमें 1 पेज भर सकते हो या फिर मैक्सिमम आप 2 से 2.5 पेज भर सकते हो, इससे ज़्यादा आपको नहीं आ रहा और क्वेश्चन 10 नंबर का है। तब आप ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे, आपको ब्रेन से रिलेटेड जो भी कुछ आ रहा है आप लिख दो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ भी बॉडी में से उठा के लिख दो, बट आपको ब्रेन के बारे में जितना आ रहा है आप उतना लिखो, और जितना नहीं आ रहा है, मान लो अब आपका 2 से 2.5 पेज भर गया है, अब आपको उसके आगे नहीं आ रहा है कि आप क्या लिखोगे, तो आपको अभी तक आपने ब्रेन के बारे में जितना कुछ पढ़ा, छोटे से छोटा पॉइंट भी आप उसमें मेंशन कर सकते हो, है ना। और जो पूछा गया वो तो आपको नहीं आ रहा, तो आपको जो आ रहा है आप वो लिख दो और ऐसा लिखो कि वो रिलेटेड रहे आपके टॉपिक से ही। अब आपसे ब्रेन के बारे में पूछा गया है तो आप उसमें मेनिंजेस के बारे में लिख सकते हो, ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में लिख सकते हो ब्रेन के, और ज़्यादा है तो आप ब्रेन का डायग्राम भी बना सकते हो जिससे जगह भर जाए। और जो आप पार्ट्स लिखोगे ब्रेन के तो उसमें या तो जैसे आप पॉइंट वाइज लिखते हो तो वहाँ पे भी आप चार्ट का यूज़ कर सकते हो ताकि आपका पेज ज़्यादा कवर हो जाए। और मेनली आपको जब कुछ नहीं आ रहा है तो आपका यही फोकस होना चाहिए कि आप एटलीस्ट 5 से 6 पेज तो कवर कर दो, तो जहाँ पे आपको मान लो 7-8 नंबर मिले थे, एटलीस्ट आपको 5 नंबर तो मिलेंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो कि जब आपको कुछ नहीं आ रहा है तब आप जो आ रहा है वही लिख दो। ठीक है, वो भी रिलेटेड ही लिखो ताकि आप ज़्यादा, अब मान लो आपसे ब्रेन के बारे में पूछा गया है, अब ब्लड के बारे में लिख रहे हो तो उस टाइम पे हो सकता है एग्जामिनर को गुस्सा आ जाए, वो आपका काट भी दे। तो आपको ऐसी सब फालतू की अपनी दिमाग नहीं चलाना है, एक्टिविटी नहीं करनी है, जो आ रहा है वही लिखो और रेलिवेंट लिखो, तो आपका क्वेश्चन चेक भी हो जाएगा और काटा भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब वही क्वेश्चन जो आप, जैसे अभी ये 10 नंबर की सिचुएशन थी, अब मान लो कोई क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर में पूछा गया है। अब फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया गया है, वैसे हाँ चलो, एक टर्म है ओलिगोयूरिया, अब आपसे वो पूछा गया है 2 नंबर में। ठीक है, अब आपको ओलिगोयूरिया का मतलब ही नहीं पता है, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ओलिगोयूरिया यूरिया से रिलेटेड है, कुछ यूरिन से रिलेटेड होगा। अगर आपको ऐसा कुछ समझ में आ रहा है तो अगर आपको थोड़ा बहुत आ रहा है तो आप
लिख लो। हालांकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये भी हो सकता है कि वो काट दें और ये भी हो सकता है कि वो आपको उसमें 1 नंबर या फिर 0.5 मार्क्स दे दें अगर आपने कुछ लिखा है तो। मतलब वो भी रेलेवेंट ही होना चाहिए। अगर मान लो आपने ओलिगो यूरिया में लिख दिया ब्रेन के बारे में, तब तो वो कटेगा ही कटेगा, ठीक है। अगर आप बट थोड़ा सा भी उससे रिलेटेड लिखते हो तो वहाँ पे चांसेस होते हैं, ये आप एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है कि वो आपको वहाँ पे नंबर देगा या नहीं देगा। बट जो 2 नंबर का ही क्वेश्चन है, अब उसमें वो आपको क्या ही देगा, ये भी हो सकता है कि वो काट दे और ये भी हो सकता है कि वो आपको 1 नंबर या फिर आधा नंबर आपको दे दे। तो ये डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें आप क्या लिख रहे हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम है तो आपको एकदम टू द पॉइंट ही लिखना है। बट ये भी सोचो कि टू द पॉइंट जो लिखते हैं, जो लोग टू द पॉइंट लिखते हैं, अगर आपको सब कुछ सही आ रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है या फिर कोई भी इंटरनल एग्जाम हो, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 में से 10 तो कभी भी नहीं मिलता किसी को। 10 का नंबर का क्वेश्चन होगा तो वो मैक्सिमम नंबर देंगे, मतलब बहुत ज़्यादा देंगे आपको, तो 8 दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 9। 10 में से 10 तो कभी नहीं मिलता है, ठीक है। तो यही है कि अगर आपको आ रहा है तो आप लिख दो, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आपको नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है, तो आप थोड़ा बहुत जितना आपको आ रहा है वो आप अपने हिसाब से लिख दो। बाकी आप डायग्राम बनाने की कोशिश करो, वहाँ पे फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करो, ताकि आपका उतना पेज कवर हो जाए। उसके अलावा अगर इन सब से भी आपका नहीं भर रहा है पेज या फिर इससे भी कम पड़ रहा है, तो आपको जो आ रहा है उसका टॉपिक में रिलेटेड आप वो लिख सकते हो। बट अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं आ रहा है, एकदम बैठे हैं एग्जाम में, फिर तो मैं बोलूँगी कि आपको जो आ रहा है वो लिख दो। होना होगा चेक तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। इसके अलावा आप कर भी कुछ नहीं सकते जब आपको कुछ भी नहीं आ रहा है। तो यही चीज़ है कि टू द पॉइंट लिखना ज़रूरी है, बट अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर आप उस सिचुएशन में आपको जो आ रहा है वो लिख सकते हो। यहाँ पे देखो, एक होता है सब्जेक्ट आपका, एक है एनाटॉमी और दूसरा सब्जेक्ट है आपका साइकोलॉजी। दोनों सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। एनाटॉमी में आपको वही चीज़ें लिखनी होती हैं जो आपकी मतलब रिलेटेड हैं। अगर थोड़ी सी भी इररिलेवेंट चीज़ें आप लिखोगे तो वहाँ पे हो सकता है कि एग्जामिनर आप गुस्सा करे या फिर आपका नंबर काट दे। बट अगर वही चीज़ आप साइकोलॉजी में करोगे तो साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी ये काफ़ी ज़्यादा मतलब सब्जेक्ट ऐसे हैं कि इनमें आपको जितना आप ज़्यादा लिखोगे उतना नंबर मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सारा ही गलत सलत लिख दोगे तब भी आपको नंबर मिलेगा। बट यहाँ पे मोस्टली चीज़ें देखी जाती हैं कि आपने पेज कितना भरा है, और कंटेंट भी अगर आपका थोड़ा बहुत रिलेटेड है तब भी आपको नंबर मिल जाते हैं। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में आपको ध्यान रखना है कि आप चीज़ें लिखो, टू द पॉइंट लिखो। अगर टू द पॉइंट नहीं आ रही हैं तो आप रिलेटेड लिखो, अगर रिलेटेड भी नहीं आ रही है तो आप फिर आपको जो लिखना है वो लिखो आप। और कर भी क्या सकते हैं उसी सिचुएशन में जब आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो। हालांकि जब आपका एग्ज़ाम है तो आपको पढ़ के जाना है, ताकि ऐसा सिचुएशन कभी ना आए कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है। मान लो अगर आपको मेन टॉपिक जो पूछा गया है वो नहीं आ रहा है तो उससे रिलेटेड तो आना चाहिए एग्ज़ाम में। और अगर सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मेन फोकस करना है आपके पेज भरने पे। और सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में क्या है कि अगर आपका थोड़ा सा भी रिलेटेड लिखा होगा तो आपको नंबर मिल जाते हैं। बट एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में ऐसा नहीं होता है, तो आपको वही चीज़ है कि आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में। और नर्सिंग फाउंडेशन की बात करूँ तो नर्सिंग फाउंडेशन भी इसमें अब टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर पूछ दिया कि एथिक्स, नर्सिंग के एथिक्स क्या है या फिर मोरल जो एथिकल प्रिंसिपल है वो क्या है, तो इसमें अगर आप गलत लिखोगे तब नंबर कटेगा आपका। हालांकि अगर आप रिलेटेड भी लिखोगे, 5 नंबर के क्वेश्चन में आप रिलेटेड लिखोगे तब भी आपका चेक हो जाएगा, 3 साढ़े 3 नंबर मिल जाएगा। बट अगर आप बिल्कुल ही अलग लिख दोगे अपने मन से कुछ भी बना के तो फिर वो कटेगा ही कटेगा, और हो सकता है कि आपको 1 से 2 नंबर मिल जाए। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं काफ़ी बार एग्जामिनर के मूड पे भी कि वो किस मूड में है और कॉपी चेक कर रहा है। मतलब वो सब चीज़ें एग्जामिनर के ऊपर भी डिपेंड करती हैं और आपके लक के ऊपर भी डिपेंड करती हैं अगर आपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें गलत लिखी है एग्जाम में तब, ठीक है। हालांकि मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अच्छे से पढ़ो और अच्छे से पढ़ के पेपर देने जाओ, ताकि ऐसी सिचुएशन कभी आए ही ना कि आपको एग्जाम में कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है। और कॉपी फिल करने की टेक्निक वही है कि आप थोड़ा, अगर जिन लोगों को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा स्लो है तो लिखने की प्रैक्टिस करो। और अगर नोट्स वगैरह बनाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाए हैं तो अभी भी टाइम है, बना लो, आप बन जाएंगे। अभी आपके जनवरी में एग्ज़ाम है, उससे पहले अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपका आराम से हो जाएगा एंड आप रिवाइज भी कर लोगे। और हाँ, फर्स्ट ईयर के लिए अगर आपको वाली वीडियो देखनी है कि सिलेबस कैसे कवर करें और रिवाइज करें, तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, 17-18 मिनट का वीडियो है, वो आप देखोगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है जो इस वीडियो में बताई गई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।